लास्ट टाइम जो है हमने ये देख लिया था कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए हमारा क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। और उसके लिए क्या हुए थे, अलग अलग प्रकार के हमारे प्रयोग हुए थे ना, प्रयोग हुए थे। सबसे पहले जो प्रयोग था वो कौन सा था, वो था हमारा चूहे वाला प्रयोग था, चूहे वाला। अच्छा, चूहे वाला जब अपना प्रयोग हो गया था, उसके बाद अपन ने कौन सा वाला प्रयोग करा था, अपन ने करा था वाला जो है एंजाइम वाला, है ना, प्रोटीज एंजाइम, डीएनएज एंजाइम, आरएनएज एंजाइम। अच्छा, फिर उसके बाद अपन ने एक और जो है टेस्ट करा था, या जो है वो करा था, एक्सपेरिमेंट करा था, प्रयोग करा था। उसमें हमने करा क्या था, जीवाणु भोजी को इस्तेमाल करा था, जीवाणु भोजी, है ना। और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमको क्या पता चल गया था कि हमारा जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कौन सा है, डीएनए है, डीएनए। वो टेस्ट ट्यूब थी, नलिका थी, तो नलिका के नीचे जो डीएनए था वो कैसा पाया जा रहा था, रेडियो एक्टिव। मतलब उसके अंदर कौन सा फॉस्फोरस पाया जा रहा था, 32 का फॉस्फोरस पाया जा रहा था। इससे पता चल गया था कि अनुवांशिक पदार्थ अपना डीएनए है। ठीक है, तो अब जो डीएनए के बारे में बात करेंगे, डीएनए खोज हो गई है और डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, ये जो डीएनए है ना, डीएनए, अरे ये जो हमारा डीएनए है, ये जो हमारा डीएनए है आमतौर पे कैसे दिखता है, डीएनए की संरचना कुछ ऐसी दिखती है। डीएनए की जो संरचना है वो कुछ ऐसी है। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर कितने धागे प्रेजेंट है, कितने धागे से बना हुआ है ये, तो 2 धागों से मिलकर बना हुआ है। एक धागा ये हो गया, एक धागा ये, और दूसरा धागा अपना ये हो गया। अब मैंने करा क्या, इनमें से एक धागा उठाया और ये धागा बना दिया। इसमें से मैंने एक धागा उठाया और ये धागा बना दिया, सीधा बना दिया। ठीक है। अच्छा देखो, कोई भी संरचना हो, कोई भी संरचना ले लो, जैसे बोतल ले लो, टेबल ले लो, है ना, कोई भी ले लो, बैग ले लो, लैपटॉप ले लो, हर कोई संरचना कोई ना कोई छोटी चीज से मिलकर बनी होती है ना, उसकी कोई ना कोई इकाई होती है। दीवार की ईंट इकाई होती है ना, जैसे अपना जो है पत्थर है तो उसका जो है वो क्या हुआ, अणु उसका जो है इकाई होती है। हर चीज की कोई ना कोई इकाई होती है। जैसे ही हमारा जो डीएनए है ना, डीएनए की भी क्या है, इकाई है। मतलब वो जो है वो भी किसी ना किसी चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब वो देख रहे हैं किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ये जो हमारा डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड। जैसे हमारी दीवार है, दीवार किससे मिलकर बनी है, ईंट से मिलकर बनी है। जो हमारे डीएनए है, डीएनए का एक धागा किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, और ऐसे करके क्या बना लिया, पूरा डीएनए का एक धागा बना लिया, धागा। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा धागा है, ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बन रहा है या एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बन रहा है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बन रहा है। देखो, कई के लिए एक अपना शब्द है, एक अपना शब्द कौन सा है, कई। एक अपना शब्द है कई। कई के लिए इंग्लिश में अपन एक शब्द यूज करते हैं, दैट इज पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है, कई सारे। पॉली का मतलब होता है कई सारे, कई सारे। अच्छा, और न्यूक्लियोटाइड का तो मतलब पता ही है अपने, न्यूक्लियोटाइड। तो इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड, कई सारे। इसीलिए पूरे धागे को अपन क्या बोल देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि जो डीएनए है, डीएनए का जो एक धागा है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड भी हमारा फर्दर आगे जाकर के 3 संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है। पहले कौन सी संरचना अपनी, पेंटोशर्करा। तो यहाँ पे मौजूद है पेंटोशर्करा। ये जो पेंटोशर्करा है उसके नाम में कौन सा शब्द आ रहा है, पेंट शब्द आ रहा है। ये जो हमारा पेंटोशर्करा है, पेंटोशर्करा में क्या आ रहा है, पेंट नाम आ रहा है, पेंट। अच्छा, पेंट का अर्थ क्या होता है, पेंट का मतलब क्या होता है, पेंट का मतलब होता है 5। पेंट का मतलब क्या होता है, 5। मतलब ये जो हमारा पेंटोशर्करा है कितने कार्बन से मिलकर बना हुआ, 5। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, तो पेंटोशर्करा क्या होती है, ऐसी शर्करा होती है जिसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर सबसे पहली संरचना क्या है हमारी, पेंटोशर्करा। अच्छा, दूसरी संरचना कौन सी है, जो दूसरी संरचना है, देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो हमारा क्या रहता है, ये जो पहला कार्बन है, देखो कार्बन की जो वो होती है, बैलेंसी होती है, बैलेंसी। मतलब कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। तो देखो एक कार्बन यहाँ मौजूद है, तो एक बंध इसने ये बनाया, एक बंध ये बनाया, एक बंध ये बनाया, एक बंध ये बनाया, तो कितने बंध हो गए इसके, 4 बंध हो गए। ऐसे यहाँ पे कार्बन मौजूद है, एक बंध यहाँ बनाया, एक बंध ये बनाया, एक बंध ये बनाया, एक बंध ये बनाया, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये याद रखना कि जो हमारा कार्बन है वो 4 बंध बनाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पे होते हैं OH मौजूद होते हैं, यहाँ पे OH लगे होते हैं, याद रखना। यहाँ पे जो है नीचे OH लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे OH क्यों लगा हुआ है, जैसे एक बंद ये बन रहा है, एक बंद ये बन रहा है, एक बंद ये बन रहा है, चौथा बंद कौन बना रहा है, OH बना रहा है, OH। लेकिन डीएनए के केस में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे पहले OH था, पहले यहाँ पे O मौजूद था, लेकिन हमने डीएनए के केस में ये O को हटा दिया।
इसके केस में डीएनए में से जो है ओ क्यों हटाया वो थोड़ा देखो जो हमारा ओ होता है ना डीएनए केस में ओ, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, रिएक्शन करता है, हाइकल रिएक्शन कर जाता है। जैसे कि अगर हमारे डीएनए के अंदर क्या मौजूद है, ओ मौजूद है इसकी ये वाली संरचना पे, तो वो दूसरी चीज़ से क्या करेगा, दूसरी चीज़ से रिएक्शन हार क्रिया कर जाएगा और क्या कर देगा, कुछ अलग चीज़ बना लेगा, कोई अलग चीज़ बना लेगा। इसीलिए हमने करा क्या, यहाँ पे जो दूसरे कार्बन पे ये जो OH मौजूद है इसमें से क्या निकाल दिया, ओ हटा दिया, है ना। इसीलिए डीएनए को अपन क्या बोलते हैं, डीएनए का नाम क्या पड़ता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे डीऑक्सी मतलब क्या है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को हटा दिया। जब ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो क्या बोलते हैं, डीऑक्सी। तो डीएनए के नाम में डीऑक्सी क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने ऑक्सीजन को हटा दिया। ठीक है, अभी अपन देखेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड ये क्यों आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो अपना जो पेंटोस शर्करा हो गया, पेंटोस शर्करा क्या कितने कार्बन से, 5 कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 5 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको पेंटोस शर्करा बोल रहे हैं। इसके जो सेकंड कार्बन है उस पर क्या मौजूद है, OH मौजूद, लेकिन जो O है उसको अपन ने हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि वो हाईली क्रियाशील था, तो हमारे डीएनए क्या कर रहा था, अस्थिर बना रहा था, इसलिए हमने O को हटा दिया। इसीलिए डीएनए के नाम में क्या आता है, डीऑक्सी शब्द आता है, डीऑक्सी। चलिए फैन चला दो, गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। चलिए अब देखो सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग अपनी है नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, पहले कौन से मिलकर बना है, सबसे पहले पेंटोस शर्करा, पहला किससे मिलकर बना है, पेंटोस शर्करा। दूसरा क्या अपना नाइट्रोजन क्षार। अच्छा, इसको नाइट्रोजन क्षार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी संरचना में कई सारे क्या मौजूद है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, कई सारे नाइट्रोजन मौजूद है, इसीलिए इस संरचना को क्या बोल देते हैं, नाइट्रोजन क्षार। तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, पहली चीज क्या है, पेंटोस शर्करा, दूसरी चीज क्या है, नाइट्रोजन। संरचना ऐसी क्यों बनाई गई, ऐसी क्यों बनाई गई, तभी तो देखो हर चीज से संरचना होती है, किसी को भी ले लो, तुम कोई भी ले लो, जैसे लकड़ी है ना, तो लकड़ी की भी कोई ना कोई संरचना होगी, किसी ना किसी अणु से मिलकर बना हुआ, हर चीज से कोई ना कोई संरचना होती है। चलो देखो अब देखो तीसरी चीज क्या है, तीसरे नंबर की चीज हमारी फोस्फेट समूह। अच्छा, इसको फोस्फेट समूह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा फोस्फेट है एक मौजूद है या समूह में मौजूद है, समूह में मौजूद है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं फोस्फेट समूह। ठीक है, तो ये सारे तीनों मिलके एक ये और एक ये तीनों मिलकर बना रहे हैं अपने न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों मिलकर बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन है नहीं सर। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखना है, एक चीज़, जब तुम पेंटोस शर्करा लोगे, जब तुम नाइट्रोजन क्षार लोगे और साथ में तुम क्या लोगे, फोस्फेट समूह बोलोगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने इसमें से क्या निकाल दिया, फोस्फेट समूह निकाल दिया, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, न्यूक्लियोसाइड बोलूँगा। जब भी मैं न्यूक्लियोटाइड में से क्या निकाल दूंगा, फोस्फेट समूह, तो क्या हो जाएगा वो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, चलो यहाँ पे ये क्यों बनाया गया, चलो अच्छा मुझे आप ये बताओ, देखो जो हमारी क्या होती है, जो हमारी राइबोस होती है ना, देखो जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए भी किससे मिलकर बना, हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, मतलब उसकी संरचना में भी क्या मौजूद होगी, ये सारी चीज़ें, मतलब N2 क्षार होगा, यहाँ पे क्या मौजूद होगा, शर्करा मौजूद होगा और फोस्फेट समूह मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पे एक अंतर होता है, एक अंतर क्या है, यहाँ पे उसमें जो है OH मौजूद होता है, OH मौजूद होता है। अच्छा, अगर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में O मौजूद है यहाँ पे, तो उसके अंदर डीऑक्सी शब्द आएगा क्या, उसके अंदर नहीं आएगा, इसीलिए सिर्फ इसमें क्या आता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड आता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड आता है। इसका नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा, वो थोड़ा देखो। चलो देखो, ये जो अपना क्या है, पेंटोस शर्करा है ना, ये जो पेंटोस शर्करा, ये जो पेंटोस शर्करा है, इसका एक और नाम है राइबोस शर्करा। क्या नाम है, राइबोस शर्करा। अब देखो जो हमारा आरएनए है, आरएनए के अंदर भी जो क्या है, राइबोस शर्करा है, और जो डीएनए है, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर भी क्या है, पेंटोस शर्करा है, राइबोस शर्करा है। तो यहाँ पे जो राइबोस शब्द बता रहा है, जैसे यहाँ पे जो डीएनए में क्या रहा है, डीऑक्सी राइबो, तो ये जो राइबोस शब्द क्या बता रहा है, शर्करा को बता रहा है, पेंटोस शर्करा को बता रहा है। कंफ्यूजन इसके अंदर, ठीक है, कौन बता रहा है, हाँ कौन बता रहा है, ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो राइबोस शर्करा है, यहाँ पे जो राइबोस शर्करा है, ये जो पेंटोस शर्करा है ना, उसका एक और नाम क्या है, राइबोस शर्करा। तो यहाँ पे जो डीएनए के नाम में राइबोस आ रहा है, राइबोस क्या बता रहा है कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या मौजूद है, राइबोस शर्करा मौजूद है ना। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है यहाँ पे देखो, तुमको ये पता है एसिड क्या होता है, एसिड, अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो स्वाद में इकट्ठे होते हैं। हाँ, चलो देखो, ऐसी चीज़
जो हमको ऐसी चीज़ जो क्या दे हमको एच जो एच प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो है किसी को डोनेट करे, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे मैं पूछा ना HCl, ये HCl है। अच्छा HCl क्या करता है, ऐसे टूट जाता है ना, HCl ऐसे टूट जाता है ना, और ये क्या हो जाता है, ये दूसरे को दे देता है ना। अच्छा ये जो हमारा Cl है, क्लोरीन है, वो क्या कर रहा है, H+ को डोनेट कर रहा है, दूसरे को दे रहा है ना। तो ये जो हमारा Cl है वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय। ऐसी संरचनाएं जो क्या करती हैं, H+ को देती हैं किसी को, है ना। जैसे सपोज मेरे पास क्या है, H है, मैंने उसको दे दिया, तो मैं क्या हो जाऊँगा, अम्लीय हो जाऊँगा, मैं अम्लीय, समझे, अम्लीय हो जाऊँगा। जैसे कि ये क्या मौजूद है, ये फोन से मौजूद है, फोन, एक क्या है अपना H है और एक Cl है। अब इसने क्या करा, ये दोनों अलग हो गए, और ये हमारे H ने, सॉरी जो हमारा Cl था उसने जो H तुमको दे दिया, तो ये क्या हो गया, Cl हमारे क्या है, अम्लीय है, अम्लीय है। क्षारीय में OH नेगेटिव होता ना। हाँ ठीक है। अब देखो मुझे आप ही बताओ, देखो यहाँ पे जो हमारी ये जो फोस्फेट समूह है ना, फोस्फेट समूह, जो फोस्फेट समूह है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला पहली बात ऐसा था, क्या था, H3PO4, H3PO4। अच्छा इसके अंदर फोस्फोरस है ना, फोस्फोरस। अच्छा इसके अंदर 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन। अच्छा इसके अंदर तुमको H3 दिख रहा है क्या, दिख रहा है ये H3, हाँ दिख रहा है इसके अंदर, अरे कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब इसने क्या कर दिया, उसको दे दिया है, किसी को दे दिया। अच्छा इस वजह से जो हमारा DNA है वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा या अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा ना, अम्लीय, क्योंकि ये क्या दे रहा है, H दे रहा है, इसीलिए इसके नाम में क्या आ रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है, एसिड, मतलब अम्ल शब्द आ रहा है। और जो हमारा RNA है, RNA में भी क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है, क्योंकि वो क्या है, वो भी क्या दे रहा है, अपना जो H+ दे रहा है, H+। कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और शब्द आया, इसको न्यूक्लिक क्यों बोल रहे हैं, न्यूक्लिक। मुझे आप ही बताओ कि जो हमारा DNA होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है या और नहीं पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। जो हमारा DNA है, जब हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, तो कोशिका में क्या होता है, केंद्र में क्या होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र किस से मिलकर बने होते हैं, DNA से, है ना, DNA से, मतलब DNA किस अंदर मौजूद है, केंद्रक के अंदर। तो यहाँ पे जो न्यूक्लिक वर्ड है, और देखो केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। जो केंद्रक है ना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लिक शब्द क्या बता रहा है, न्यूक्लिक शब्द ये बता रहा है कि ये DNA हो गया, ये जो RNA है वो कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर। अब कन्फ्यूजन है ना, ठीक है। तो ऐसा करके इसका नाम पड़ा है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो मुझे आप ये बताओ, अब देखो मैंने क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया था, मैंने जो है अपना न्यूक्लियोटाइड ले लिया था, इसके अंदर N2 क्षार है, यहाँ पे क्या है, पेंटो शर्करा है, मतलब राइबो शर्करा है, और ये क्या मौजूद है, यहाँ पे जो अपना फोस्फेट ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है, फोस्फेट ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है, फोस्फेट ग्रुप, ठीक है, फोस्फेट ग्रुप मौजूद है। अब देखो एक अपना न्यूक्लियोटाइड ही हो गया। अच्छा मुझे आप ये बताओ, इसको न्यूक्लियोटाइड बोलूँगा या न्यूक्लियोसाइड बोलूँगा, फॉस्फेट तो न्यूक्लियोस, यहाँ पे फोस्फेट है यार, फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। हाँ तो ये हो गया अपना न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड ही है। मैंने तुमको बताया था कि DNA है ना, DNA किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। अब इन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना भी पड़ेगा, तभी तो लंबी रस्सी बनेगी। अब ये जोड़ते कैसे वो थोड़ा देखो। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे जो 5वां कार्बन है, 5वें कार्बन पे कौन जुड़ा होता है, फोस्फेट। अरे जब जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ 5वें कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, फोस्फेट। चलो एक चीज़ बताना भूल गया, मेरे को पहले वो बताओ तभी समझ आएगी वो चीज़। देखो हमारे ये जो पेंटो शर्करा है और ये क्या है, N2 क्षार है, ये अलग है और ये अलग है, इनको जोड़ना पड़ेगा ना। ये किसके जरिए जुड़ते हैं, एक बंध के जरिए जुड़ते हैं, और एक बंध को अपन क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बंध, एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। अच्छा इसको एन ग्लाइकोसाइडिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो यौगिक है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या मौजूद है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे एन वर्ड यहाँ से आ गया। अच्छा ये जो सकरा है, ये सकरा है ना, सकरा को अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लाइको वर्ड आ गया, समझिए, ग्लाइको। तो ऐसा बंध जो नाइट्रोजन वाले यौगिक के और जो सकरा वाले यौगिक के बीच में मौजूद हो, ऐसे बंध को अपन क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। एन क्या बता रहा है, इसको बता रहा है, ग्लाइको क्या बता रहा है, सकरा को बता रहा है ना, और बंध तो है, इनके बीच में बंध ही मौजूद ही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। ऐसा बंध जो ऐसे यौगिक के बीच में बना हुआ है जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है, और ऐसे यौगिक के बीच में बना हुआ है जिसमें ग्लूकोज मौजूद है ना, उसी बंध को अपन क्या बोल दिया, एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। कंफ्यूजन इसमें, चलो। अच्छा ये जो एन ग्लाइकोसाइडिक बंध है वो कहाँ बन रहा है, पहले कार्बन से बन रहा है ना, इसी कार्बन से तो बन रहा है। हाँ तो ये जो पहले कार्बन से बन रहा है, ठीक है, पहले कार्बन से जुड़ रहा है, बन रहा है। अच्छा ये वाले बंध को देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे जो हमारा फोस्फेट है, फोस्फेट समूह है, किससे जुड़ रहा है, कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, CH2, 5वें कार्बन से, ठीक है। अच्छा इनके बीच में जो बंध है ना, उस बंध को अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फो ईस्टर बंध। कौन सा है, फॉस्फो ईस्टर बंध।
क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बंध। फॉस्फोएस्टर बंध बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पे जो बंध मौजूद है ये फॉस्फोर समूह और यहाँ पे कार्बन के बीच में 5 कार्बन के बीच में कौन सा जो है बंध मौजूद है? हाँ, फॉस्फोएस्टर जो है बंध मौजूद है, ठीक है। इतना समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे जुड़ेंगे वो थोड़ा देखो। अच्छा मुझे बताओ, ये 5वें कार्बन पे कौन सा बंध बना था? फॉस्फोएस्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये जो हमारा फॉस्फेट है उसका जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन ये क्या करेगा, ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ना उसके तीसरे वाले कार्बन से क्या बनाएगा? बंध बनाएगा। समझे? देखो इसका जो नीचे वाला ऑक्सीजन है ये क्या? फॉस्फेट समूह है। इसका जो नीचे वाला ऑक्सीजन है वो किससे बना रहा है? 5वें वाली कार्बन से। और इसका जो ऊपर वाला ऑक्सीजन वो किससे बना रहा है? तीसरे वाले कार्बन से, है ना। इसके तीसरे वाले कार्बन से जो है क्या बना रहा है? वो बंध बना रहा है। अच्छा, एक बंध ये बन गया, एक फॉस्फोएस्टर बंध ये बन गया, एक फॉस्फोएस्टर बंध ये बन गया। कितने फॉस्फोएस्टर बंध हो गए? 2 गए। इस बंध को अपन क्या बोल देते हैं? डाइफॉस्फोएस्टर बंध, ठीक है। डाइफॉस्फोएस्टर बंध। डाई का मतलब क्या होता है? डाई, 2। और कितने फॉस्फोएस्टर जो बंध है इसके अंदर? 2 फॉस्फोएस्टर बंध है। देखो एक फॉस्फोएस्टर बंध ये और एक फॉस्फोएस्टर बंध ये। कितने फॉस्फोएस्टर बंध हो गए? 2। इसीलिए इस बंध को अपन क्या बोल देते हैं? डाइफॉस्फोएस्टर बंध, ठीक है। डाइफॉस्फोएस्टर बंध, समझ गए? इसको डाइफॉस्फोएस्टर बंध क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो है फॉस्फोएस्टर बंध यहाँ बन रहा है, एक ही है वहाँ बन रहा है, इसीलिए इसको बोल दिया डाइफॉस्फोएस्टर बंध। अच्छा, ये जो बंध है किसके बीच में बन रहा है? एक तो जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है, ऊपर वाला फॉस्फेट है वो किससे बना रहा है? तीसरे कार्बन से। और एक कौन से कार्बन से बना रहा है? 5वें कार्बन। कंफ्यूजन है? अच्छा चलो ठीक है। अब देखो होगा क्या। अच्छा मुझे आप ये बताओ, अब एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, यहाँ देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए? 2 हो गए। इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया? डाई न्यूक्लियोटाइड बोल दिया, ठीक है। डाई मतलब 2 होता है, तो डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बताओ, अब ऐसे करके जो है अलग अलग प्रकार की न्यूक्लियोटाइड इनमें बंध बनती जाएंगी और एक रस्सी बन जाएगी इसकी, रस्सी बन जाएगी। तो आपको समझ आ रहा है डीएनए में जो है एक रज्जु कैसे बनता है? कैसे बनता है? उसके बीच में कौन से बंध होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। कंफ्यूजन इसमें? फॉस्फोडाइएस्टर बंध, कंफ्यूजन ना। चलो फॉस्फोडाइएस्टर बंध, चलिए अब देखो अपन क्या करेंगे, अपन जो है थोड़ा इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। N2 क्षार के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं कि N2 क्षार कैसा क्या होता है। तो देखो हमारे जो N2 क्षार है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन से होते हैं? प्यूरिन होते हैं और एक पायरिमिडिन होते हैं। जो हमारे N2 क्षार वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक प्यूरिन है एंड नेक्स्ट वन इज पायरिमिडिन है हमारे। देखो ये जो हमारा प्यूरिन है इसके अंदर जो है 2 N2 क्षार आते हैं, एक एडेनिन और एक गुआनिन। और जो हमारा पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन के अंदर कितने N2 क्षार आते हैं? 3 आते हैं। एक साइटोसिन, एक हमारा थायमिन एंड अदर वन इज यूरासिल आते हैं, ठीक है। यूरासिल आते हैं। अच्छा देखो एक चीज़ याद रखना कि जो ये हमारा यूरासिल है ना, ये यूरासिल क्या करता है? जो है किसी भी संरचना को बहुत ज़्यादा अस्थिर बनाता है, बहुत ज़्यादा अस्थिर। समझ रहे हो ना? जैसे कि मैंने क्या कर दिया, तो तुमको यहाँ पर खड़े कर दिया, तुमको यहाँ पर खड़ा कर दिया और एक हाथ में, दोनों हाथ ऐसे कर दिए और एक हाथ में मैंने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, बहुत भारी पत्थर रख दिया, तो स्थिर हो जाओगे? अस्थिर हो जाओगे? अस्थिर हो जाओगे। ऐसे ही जो हमारा ये जो है ना ये हमारी यूरासिल है ना, ये चीज़ों को, संरचनाओं को क्या बनाता है? बहुत अस्थिर बनाता है, बहुत क्रियाशील बनाता है। तो इसलिए अब देखो हमारा जो डीएनए है, डीएनए कैसा? बहुत स्थिर है। स्थिर कैसे? क्योंकि हमने शुरुआत में उसमें से क्या निकाल दिया था? ऑक्सीजन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिया कर रहा था तो ऑक्सीजन को निकाल दिया था। इस वजह से हमारा डीएनए कैसा हो गया था? बहुत स्थिर हो गया था, है ना। अब देखो ये जो यूरासिल है, यूरासिल क्या है? बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। इसीलिए क्या होता है, ये जो यूरासिल हमारे डीएनए के केस में मौजूद नहीं होता ना। डीएनए केस में मौजूद नहीं होता। अच्छा किसके केस में होता है? सिर्फ आरएनए में मौजूद होगा, डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होगा। जैसे मुझे आप ये बताओ कि जो इंसान है बहुत जटिल है या बहुत आसान जो है जीव है? जटिल है। और अगर इंसान जो बहुत जटिल चीज़ है तो उनका जो डीएनए है कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए या बहुत अस्थिर होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। और अगर मैंने उसके अंदर यूरासिल डाल दिया, यूरासिल तो अस्थिर बनाता है चीज़ों को, तो कैसा हो जाएगा? डीएनए अस्थिर हो जाएगा। इसीलिए यूरासिल जो है डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होता। किसके अंदर मौजूद होता है? हमारा सिर्फ आरएनए के अंदर मौजूद होता है। आरएनए समझ आ गया? सिर्फ आरएनए के अंदर मौजूद है। अच्छा मुझे बताओ, तुमने ये सुना कि जो हमारे जीवाणु होते हैं या विषाणु होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? अनुवांशिक पदार्थ आरएनए मौजूद होता है, याद रखना। आरएनए जानवरों के अंदर होता है। नहीं तो अरे वो जीवाणु विषाणु जो एक कोशिकीय होते हैं, छोटे छोटे, तो आरएनए इंसानों के अंदर नहीं आता, डीएनए होता है। तो मतलब डीएनए और आरएनए में अंतर उसका है ना बताया, ऑक्सीजन का।
डीएनए में ऑक्सीजन नहीं होता हाँ। है ना, और उसमें राइबोस में होता है, समझा? ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात सुनो, तुमने ये सुना है कि तुमने कोविड कोरोना वायरस, हाँ। अच्छा कोरोना वायरस की पहले जब दवाई बना रहे थे, तो वो जो कोरोना वायरस की दवाई बना रहे थे, तो क्या कर रहा था कोरोना वायरस, वो कोरोना वायरस बदलता जा रहा था, तुमने सुना था कि 1 मिनट में हार बदल रहा था, हाँ। दूसरा प्रकार बना रहा था, और उसको दवाई काम नहीं कर रही थी। तो ऐसा क्यों हो पा रहा था? क्योंकि उसका जो अनुवांशिक पदार्थ था कैसा था, अस्थिर है, उसमें क्या मौजूद है, यूरासिल, तो उसमें बदलाव हाल आ जाते हैं, हाल बदलाव आ जाते हैं उसके अंदर, तो वो कुछ और बन जाता है हाल के अंदर, समझ रहे हो? इतनी मेहनत की होगी वैज्ञानिकों ने। समझे? तो हमारा जो आरएनए होता है, आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है, यूरासिल, और जो हमारा डीएनए है ना, डीएनए के अंदर यूरासिल मौजूद नहीं होता। ऐसी चीज़ देखो, हमारे जो थाइमिन है ना, थाइमिन, ये वाला जो N2 क्षार है, वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्थिर होता है, बहुत ज़्यादा स्थिर, और बहुत ज़्यादा स्थिर होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होगा, हमारा डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, डीएनए में मौजूद होता है। और ये जो हमारा थाइमिन है, थाइमिन बहुत ज़्यादा स्थिर है, इसलिए आरएनए में मौजूद होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। कन्फ्यूजन इसके अंदर। तो जो हमारे N2 क्षार है वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन। जो प्यूरिन है उनके अंदर कितने N2 क्षार आते हैं, 2, एक एडेनिन और एक गुआनिन। और जो हमारा प्यूरिन है, नहीं पायरिमिडिन है, उसके अंदर कितने आते हैं, 3 आते हैं। कौन कौन से, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। जो यूरासिल होता है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, अस्थिर बनाता है, इसलिए डीएनए के अंदर वो मौजूद नहीं रहता है, किसमें होता है, आरएनए में मौजूद है। और जो थाइमिन है वो बहुत ज़्यादा स्थिर होता है, इसलिए वो किसमें मौजूद है, डीएनए में डीएनए मौजूद होता है, आरएनए में नहीं होता। आरएनए में नहीं होता। कन्फ्यूजन इसमें। चलो, जैसे देखो, अब देखो तुमको ये लगेगा जैसे अपने न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बना दिया, तुमको ऐसा लगेगा कि जो न्यूक्लियोटाइड है मैंने यहाँ पे बना तो दिया, अब यहाँ पे जो N2 क्षार है ना हमेशा ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे जो N2 क्षार है कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं, और डीएनए में एक मौजूद नहीं है, तो कितने हैं, 4 प्रकार के हैं। अब तुमको लगेगा कि हमेशा यहाँ पे क्या मौजूद होगा, यही वाला N2 क्षार होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो न्यूक्लियोटाइड हमारा कैसा बनता है, ऐसे बनता है, कभी इसमें क्या आगे जुड़ता है, एडेनिन, कभी इसके अंदर क्या आगे जुड़ता है, थाइमिन, कभी इसके अंदर क्या आगे जुड़ता है, साइटोसिन, और कभी आगे इसमें क्या जुड़ता है, हमारा गुआनिन। समझे? जो हमारे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है हमेशा सेम समान N2 क्षार नहीं होता, अलग अलग N2 क्षार होता है। जैसे इसके अंदर कौन सा मौजूद है, एडेनिन, इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर कौन सा है, साइटोसिन, इसके अंदर कौन सा है, गुआनिन मौजूद है, गुआनिन। कन्फ्यूजन इसके अंदर। चलो, पहले दूसरे कौन, इसमें एडेनिन है, इसमें थाइमिन है, साइटोसिन है, ये जो है गुआनिन है, और ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि जो हमारे, देखो मैंने यहाँ पे क्या कर लिए, सारे के सारे N2 क्षार लिख दिए, जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये एक दूसरे से क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो ये जो हमारा एडेनिन है वो किसके साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, थाइमिन के साथ। कितने हाइड्रोजन बंध बनाता है, 2 बनाता है। ऐसे जो हमारा गुआनिन है किसके साथ बनाता है, साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन बंध बनाता है, 3 हाइड्रोजन बंध बनाता है। इतना याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन है। चलो, अब देखो, अब मुझे आप ये बताओ कि ये तुमको पूरी संरचना समझ आ रही है। ये मैंने डीएनए के पूरा का पूरा रज्जु बना दिया है। अभी जो पूरा का पूरा रज्जु है, इसके अंदर ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये अलग अलग नाम क्यों दिए गए, बता सकता है कोई, ये अलग अलग रज्जु है, ये अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं, ये क्योंकि अलग अलग न्यूक्लियोटाइड पे अलग अलग प्रकार के N2 क्षार है। इस पे अलग प्रकार का N2 क्षार है, इस पे अलग N2 क्षार है, इस पे अलग N2 क्षार है, इस पे अलग N2 क्षार है। सर फिर एक साथ जुड़ कैसे नहीं है, हाँ, जुड़ कैसे रहे हैं, जुड़ इसलिए रहेंगे कि इसमें क्या मौजूद है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, है ना, बताया था, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इसमें कन्फ्यूजन है। चलो, चलिए अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है न्यूक्लियोसाइड के रूप में, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बन रहा था, अच्छा मुझे बताओ, न्यूक्लियोसाइड में क्या मौजूद था, सिर्फ हमारा क्या था, हमारा जो है हमारा पेंटो शर्करा, देख तो पेंटो शर्करा प्लस N2 क्षार, उसके अंदर वो था फॉस्फेट समूह था क्या, फॉस्फेट समूह नहीं था। जब हम न्यूक्लियोटाइड में से क्या निकालते हैं, फॉस्फेट समूह निकालते हैं, उसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे। चलिए अब देखो, न्यूक्लियोसाइड को हम डीएनए के रूप में लिख रहे हैं, डीएनए के रूप में, जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे मैंने करा क्या, देखो मुझे आप ये बताओ, जो डीएनए है, डीएनए के अंदर कौन सी होती है, पेंटो शर्करा होती है, पेंटो शर्करा, जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, 5, ठीक है, 5। अच्छा, ये जो पेंटो शर्करा है, इसको राइबो शर्करा बोल सकता हूँ, राइबो बोल सकता हूँ, राइबो शर्करा इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या मान लिया कि इसके अंदर कौन सा N2 क्षार मौजूद है, एडेनिन मौजूद है, एडेनिन। अगर अब मैं देखो, अभी यहाँ पे जो फॉस्फेट समूह नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे मैंने कोई फॉस्फेट समूह लगाया। फॉस्फेट समूह क्यों लगाया, क्योंकि हम डीएनए का न्यूक्लियोसाइड के रूप में नाम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए फॉस्फेट लगाया। अब देखो, अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो क्या आएगा,
डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी एडेनोसिन। अच्छा, इसके अंदर डीऑक्सी एडेनोसिन क्यों आ रहा है, डीऑक्सी शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है डीएनए का नाम कर रहे हैं, डीएनए का जो है डीएनए की बात कर रहे हैं, और डीएनए के अंदर जो पेंटो शर्करा होता है उसके जो कार्बन होता है, दूसरा कार्बन होता है, उस पर OH रहता है क्या, वो रहता है क्या, नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कौन शब्द आ रहा है, डीऑक्सी शब्द आ रहा है। समझ आया, नहीं आया समझ में? मैं को मच्छर हो। हाँ, तुम निकालो, रेस्ट निकालो, थोड़ा बताऊँगा, रेस्ट निकालो कोई। मैं निकालूं? मैं एक जगह ना रहती, अलग छोड़ जाओ तो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, जब मैं चुप है ना, अपने आप समझ गया करो कि मैं हाँ, फोकस कर लो। मैं मेरा सर एकदम बॉडी गर्म है अंदर से, पता नहीं क्यों। चलो आप पेन से लिख, पेन यहाँ पे कहाँ पे लिख सकते हैं इसमें, पीछे मैं दूँ अपने। जैसे देख लो, जैसे देखो मैंने, देखो मैंने तुमको क्या बोला था, मैंने तुमको, हाँ देखो, जैसे देखो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो न्यूक्लियोसाइड है, अच्छा न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बन रहा था, पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा प्लस हमारा क्या था, हमारे N2 4। अच्छा, इसमें फॉस्फेट समूह थे क्या, नहीं थे, इसी को मैं क्या बोल दिया, तो न्यूक्लियोसाइड बोल दिया, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोसाइड का जो नाम है ना, हम किसके रूप में रख रहे हैं, डीएनए के रूप में रख रहे हैं, ठीक है, डीएनए के। अच्छा, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, पेंटोस शर्करा होती है, अरे पेंटोस शर्करा होती नहीं होती, पेंटोस शर्करा होती है। अच्छा, इसके अंदर जो पेंटोस शर्करा है वो कुछ ऐसी दिखती है ना, वो कुछ ऐसी दिखती है, और इसके यहाँ पे ऑक्सीजन होता है क्या, नहीं होता, ऑक्सीजन निकल जाता है, इसीलिए यहाँ पे शब्द कौन सा आता है, डीऑक्सी, है ना, डीऑक्सी शब्द आता है, डीऑक्सी। चलो अब देखो यहाँ पे क्या जोड़ा मैंने, यहाँ पे कौन सा एंटी छात्र लेके आया मैं, एडेनिन, एडेनिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इसका नाम लिख रहे हैं डीएनए के, इसमें डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी एडेनोसिन, समझ गए। तो हमने क्या करा, जो डीएनए है उसका जो है न्यूक्लियोसाइड के रूप में जो है आंसर लिखा, और उसमें क्या मौजूद था, कौन सा एंटी छात्र था हमारा, एडेनिन मौजूद था, इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। चलो देखो दूसरा नाम लिख रहे हैं, जैसे पेंटोस शर्करा, ठीक है, पेंटोस शर्करा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एंटी छात्र लेके आ रहे हैं हम, ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन, अच्छा ग्वानिन। अब यहाँ पे मैं डीऑक्सी शब्द लगाऊँ कि लगाऊंगा, डीऑक्सी में डीएनए कैसे लग रहा है ना, तो डीऑक्सी लगेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, डीऑक्सी ग्वानोसिन, इसमें कन्फ्यूजन है, समझ गए, ग्वानोसिन। अच्छा देखो थर्ड केस ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने दोबारा क्या लिया, पेंटोस शर्करा, यहाँ पे मैंने पेंटोस शर्करा लिया। अच्छा, पेंटोस शर्करा के साथ क्या ले लिया मैंने, जो है अपना साइटोसिन, अच्छा अब इसका नाम कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, डीऑक्सी साइटिडीन होगा, डीऑक्सी साइटिडीन बस हो गया, ठीक है। चलो चौथे नंबर कौन सा हमारा, थायमीन, तो पेंटोस शर्करा, अरे बेटे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोकस करो, पेंटोस शर्करा प्लस थायमीन। अब इसका जब नाम करेंगे तो क्या आएगा, डीऑक्सी शब्द आएगा, डीऑक्सी आएगा, और डीऑक्सी थायमीन डीन आएगा, सिंपल सा हो गया, खत्म हो गया, समझिए सब्जेक्ट। अच्छा, अब जो है इसको हम किसके रूप में लिख रहे हैं, अब जो है आरएनए के रूप में लिख रहे हैं। अच्छा, जब मुझे ये बताओ आरएनए के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे डीऑक्सी शब्द आएगा क्या, नहीं, क्योंकि उसमें क्या मौजूद है, ऑक्सीजन, अरे नहीं सॉरी, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन मौजूद है ना। जैसे यहाँ पे जब हम डीएनए का जो है स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमने ऑक्सीजन हटा दिया था ना, लेकिन यहाँ पे आरएनए किसमें क्या होता है, मौजूद होता है, तो यहाँ पे डीऑक्सी शब्द क्यों लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका नाम जैसे देखो आरएनए किसमें कर रहे हैं, तो पेंटोस शर्करा लिया, और पेंटोस शर्करा कौन सा, जहाँ पे दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और साथ में क्या जोड़ा है, एडेनिन जोड़ा, तो इसको क्या बोल देंगे, एडेनोसिन। यहाँ पे डीऑक्सी शब्द आएगा क्या, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे ही पेंटोस शर्करा लिया और साथ में क्या जोड़ दिया, ग्वानिन जोड़ दिया, तो ये बने ग्वानोसिन बन गया। मतलब आसान भाषा में ये है कि अगर डीऑक्सी शब्द डालना और क्या हो जाएगा, नॉर्मल वे में जो है सब इसीलिए डायकर वो ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट है, बस ये यूरिसिल देख लेना, क्योंकि जो यूरिसिल है इसमें जो है मौजूद रहता है, इसको क्या बोलेंगे, यूरेडिन बोलेंगे, यूरेडिन। कन्फ्यूजन इसके अंदर, कन्फ्यूजन, चलो ये होगा, चलो ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, पूछ लेना अगर नहीं आए तो बार बता, दोबारा पूछ लें, हाँ दोबारा पूछ लें, ठीक है, बता दूंगा मैं। चलो अब देखो, अब जो है
डीएनए के हमारे पास क्या बन गए हैं? तुमको मुझे ये बताओ, डीएनए की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं कि जो डीएनए है ना, डीएनए बन कैसे जाता है ऐसा? डीएनए ऐसा बन कैसे जाता है वो थोड़ा दिख रहा है। अच्छा तुम्हें ये समझ आ रहा है मैंने क्या बनाया है? दो रज्जु की मदद से। तुमको ये समझ आ रहा है कैसे ये बनाया क्या है मैंने? ये क्या बता रहा है ये सर अभी आपने कुछ ये क्या बता रहा है? ये फोस्फेट फोस्फेट समूह, ये बता रहा है अपना पेंटोस पेंटोस चक्रा, और ये क्या बता रहा है? एंडू चार। अच्छा ये सेम है, ये अलग अलग क्यों है? ये सेम है सारे के सारे, ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि मतलब एंडू सारे अलग अलग होते हैं, बताया था। हाँ न्यूक्लियोटाइड के अंदर एंडू सारे क्या होते हैं हमारे? अलग अलग होते हैं। तो इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, सभी में अलग अलग होते हैं। ये समझ आया कि एक रज्जु कैसा बन गया अपना? समझ आ गया ना पूरा का पूरा? ये रज्जु कैसा बन गया? ठीक है। अच्छा मैंने तुमको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारा ए होता है किससे करता है? टी से। टी से बंध बनाता है। और जी होता है किससे बनाता है? सी से बंध बनाता है। मैंने बताया ना, जो हमारा ए होता है वो अपोजिट वाले मतलब टी से बनाता है, और जो हमारा जी है वो किससे बनाता है? सी से बनाता है। अच्छा मैंने क्या कर लिया, मैं ज़रा जैसे देखो यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहीं पे देख रहे हैं, चलो अब देखो मैंने क्या कर लिया, हमको ये पता है कि जो हमारा ए किससे बंध बनाता है? टी से। और जी किससे बनाता है? सी से। अच्छा ए जब टी से बंध बनाता है तो कितने हाइड्रोजन बंध बनाता है? 2। और जब जी सी से बंध बनाता है कितने बनाता है? 3 हाइड्रोजन बंध। इसमें कन्फ्यूजन? अब देखो, अब मुझे आप ये बताओ कि देखो ये जो ए है ना, ए सामने किससे बनाएगा? टी से बनाएगा। मतलब अगर जो है हम चाहते हैं कि डीएनए की एक रज्जु की ए और डीएनए की एक रज्जु की ए दोनों आपस में जुड़ जाएं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इसका अपोजिट आना चाहिए, मतलब टी आना चाहिए। यहाँ पे इसका अपोजिट आना चाहिए, मतलब सी आना चाहिए। समझ रहे हो ना? समझ लो, ठीक है। अब देखो मैंने करा क्या, मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया, मैंने इसको नंबर दे दिया 5 से 3। क्या दे दिया? ये 5 से 3 नंबर दे दिया। तुम कुछ भी दे दो, 1 से 2 दे दो, ठीक है, 1 से 2 दे दो। मैंने यहाँ पे दे दिया इसको 5 से 3। अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये जो है सामने वाली जो रज्जुक है, रज्जुक से ये जो हाइड्रोजन बंध बना ले, हाइड्रोजन बंध, तो यहाँ पे जो सामने वाली रज्जुक है वो कैसे होनी चाहिए? इसकी उल्टी होनी चाहिए। अरे इसकी उल्टी होनी चाहिए तभी तो ये सामने एक टी आएगा। अगर सेम आ जाएगी तो कैसे बंध बनेंगे? जैसे देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैंने मान लिया कि जो है ये 5 से 3 है, अब अगर इसके सामने भी 5 से 3 आ गई तो सामने क्या आ जाएगा? सामने तो ए आ जाएगा, ए से बंध बना लेगा ये। यहाँ पे टी आ जाएगा, टी से बंध बना लेगा ये, नहीं बनाएगा। और जी से बना लेगा ये बना पाएगा। समझ रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि ये वाले जो क्या है एडेनिन है, तो इससे जो है यहाँ पे थायमिन है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको उल्टा रखना पड़ेगा, तभी तो आएंगे ना, अपोजिट रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर ये 5 से 3 वाली दिशा में है तो ये कैसी दिशा में होनी चाहिए? 3 से 5 वाली दिशा में होनी चाहिए, है ना? 3 से 5 वाली दिशा में होनी चाहिए। हम अगर चाहते हैं कि इनके बीच में क्या हो जाए? हाइड्रोजन बंध बन जाए, तो ये कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए ना, अपोजिट। कन्फ्यूजन इसके अंदर, ठीक है। तो देखो जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसको उल्टा रखा तो क्या आ गए? यहाँ पे ए का टी आ गया, टी का ए आ गया, जी का सी आ गया, सी का जी आ गया, आ गए उल्टे, है ना? उल्टे आ गए, और उल्टे आ गए तो आराम से इनके बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध बन जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन गई, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन गए। अच्छा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बंध क्यों बन रहे हैं? सर उसमें और इसमें बराबर ही तो है ना? हाँ बराबरी, हाँ बराबरी। क्या हो गया? तो बहुत जल्दी लगूगी। पूछ कर दो ना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कुछ मिनट की पूछ कर दो। अरे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पॉज हो जाती है क्या? हाँ। क्वेश्चन ये है कि ये जो एडेनिन है और ये जो थायमिन है, इनके बीच में 2 बंध हैं, और ये जी और सी इसमें 3 बंध हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एडेनिन और थायमिन 2 बनाते हैं और जी और सी 3 बनाते हैं। 3 बनाते बस सिंपल सी चीज़ है। बस ओनली जी और सी बनाते हैं ना? बस हाँ जी और सी। अच्छा इसमें कन्फ्यूजन है कोई? नहीं। इसमें ये कन्फ्यूजन तो नहीं है कि ये दोनों जुड़ कैसे गए? क्योंकि हाइड्रोजन बंध के जरिए जुड़ गए। अच्छा ये कब जुड़ेंगे? जब एक दूसरे के ये कैसे होंगे? विपरीत होंगे, कभी जाकर जुड़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो इसमें चीज़ एक शब्द आ रहा है क्षार युग्म में, क्षार युग्म में। अच्छा अगर मैं एक के बारे में बात करूँ, जब हम न्यूक्लियोटाइड बना रहे थे तो न्यूक्लियोटाइड में क्या था? N2 क्षार मौजूद था, और उसको हम क्या बोल रहे थे? N2 क्षार बोल रहे थे। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने, अगर मैं डीएनए का पूरा संरचना ले लूँ तो उसके अंदर कितने जो है N2 क्षार है? 2 N2 क्षार है ना। मतलब ये क्या है? जोड़ी में मौजूद है। इनको मैं क्या बोलूँगा? क्षार युग्म। क्या बोलूँगा? क्षार युग्म। जब हमारे डीएनए का वो जो है 2 रज्जुक वाली संरचना बन जाए तो उसके अंदर जो हमारे क्या होंगे? N2 क्षार होंगे। कैसे होंगे? जो समूह में मौजूद होंगे, 2 जोड़ी में मौजूद होंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे? क्षार युग्म बोलेंगे। मतलब ये क्या है? क्षार युग्म, क्षार युग्म, क्षार युग्म, क्षार युग्म, ठीक है। तो देखो ऐसे करके हमारा डीएनए का जो है संरचना बन जाती है, ठीक है। ऐसे करके डीएनए की पूरी संरचना बन जाती है। चलो अब देखो इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? डीएनए संरचना दाहिने हाथ की तरफ कुंडलित होती है। अच्छा कुंडलित का मतलब सबको समझा पता है? कुंडलित का मतलब क्या होता है?
कुंडलित का मतलब होता है कोई चीज़ का ऐसे घूमना, कोई चीज़ का ऐसे घूमना कुंडलित होता है। जैसे कि यहाँ पे कागज है, जैसे ये है, चलिए जैसे देखो ये क्या है, नॉर्मल कागज है, नॉर्मल कागज है। अब मैंने कर दिया इसको ऐसे कर दिया, तो किस रूप में आ गई है, कुंडलित में आ गई है। कुंडली बना ली इसने, समझ गए, कुंडली बना ली। तो जो हमारा डीएनए है, डीएनए किस रूप में मौजूद है, ऐसे मौजूद होता है, ये ऐसे मौजूद होता है, ऐसे कुंडली के रूप में मौजूद होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा देखो इसके अंदर घुमाव मौजूद है, घुमाव। अगर तुम जो घुमाव देखोगे ना तो कैसे है, वो जो है सीधे हाथ की तरफ घुमाव है इसका, सीधे हाथ की तरफ। जैसे अगर मैं ऐसे हो जाऊँ, ऐसे हो जाऊँ, किसकी तरफ घुमाव आ रहा है इसका, सीधे हाथ की तरफ ऐसे आ रहा है ना, ऐसे घुमाव आ रहा है। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो मतलब इसमें बीच में जो डंडी है वो क्या है? वो क्या है, वो एंड जो क्षार युग्म है, एक क्षारीय है, एंडो क्षारीय, दोनों मिल गए, तुमको क्या बोल दिया, क्षार युग्म बोल दिया, समझ गए, ये क्षार युग्म। चलो तो ये हो गया। और इसमें क्या बोल रहे हैं, अच्छा मुझे आप ही बताओ, देखो मैं तुमको चीज़ बताता हूँ बहुत, तो कोई बताएगा नहीं। जैसे देखो ये जो ये है ना TAGA, ये तो पता तुमको ये क्या है, क्षार है, क्षार है। अब देखो एंडो क्षार है, इन्हीं के अंदर क्या होती है, सारी की सारी जानकारी होती है, तुम्हारे बालों का रंग, तुम्हारी आंखों का रंग, तुम्हारी त्वचा का रंग, तुम कैसे बिहेव करोगे, ये सारी की सारी जानकारी कितने भरी हुई है इनमें। सर फिर हमें इसे चेंज भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, साइंटिस्ट लोग कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा हाई लेवल का टेक्निक यूज़ करनी है। वैसे तो बालों को भी तो मतलब कि ऐसे त्वचा का रंग भी तो चेंज कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, अरे वो असली नहीं होगा। अच्छा, जैसे वो असली नहीं होगा वो चीज़, मतलब तुमने प्लास्टिक सर्जरी करा ली तो वो असली थोड़ी ना है, वो असली नहीं रहेगा, समझ लो। तो आप बिहेवियर की भी कह रहे हो, तो वो तो सर हम चाहे जैसे चेंज कर लेते हैं। हाँ बिहेवियर, बिहेवियर, बिहेवियर कैसे, जैसे कोई मीठा है तो मीठे की तरह बिहेव करेगा, समझ रहे हो ना, समझ हाँ कोई सर सीधा वो है। अगर उसे कोई अच्छा इंसान मिल गया, लाइक उसे समझाने वाला, तो वो कड़क भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ जैसे तुम लड़के हो, तुम लड़के से बेइज्जती कर रहे हो, लड़के से बेइज्जती नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जो वो है ना, तुम्हारे जो संरचना है, हाँ। तुम्हारे डीएनए की संरचना है, तुम्हारा अनुवांशिक की संरचना है, उसके अंदर जानकारी भरी हुई है ना। और जानकारी कहाँ भरी हुई है, इन एंटी क्षार में भरी हुई है। तो तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई दूसरी वाली इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो तुम अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो, समझ रहे हो। नहीं तो अभी भी चेंज कर सकते हैं, मतलब क्या अगर कुछ करना चाहे तो चेंज भी तो कर सकता है। नहीं ऐसा, हाँ मतलब ऐसा पॉसिबल है, लेकिन जो है अब नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर अब नहीं हो सकता। जो चेंज होगा, लेकिन वो जो बच्चे के अंदर आएगा वो चीज़ आएगी। जैसे सपोज मैंने माना, वो आज के ज़माने में सबका जो पॉसिबल है सब लग याद हो है। जैसे कि ये आता है। अरे वो नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो हरकतें नहीं आएंगी, वो तो बायोलॉजिकली आ सकती हैं। बायोलॉजिकल क्यों आएंगी, जब तक तुम्हारी शरीर की एक कोशिका के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक नहीं आएगी। तुम कुछ भी कर लो। अब जैसे मुझे ये बताओ कि कुछ लड़के होते हैं, लड़कियाँ बन जाती, क्यों बन जाते हैं, क्योंकि उनके डीएनए के अंदर अनुवांशिक पदार्थ के अंदर वो जानकारी है, तभी तो बन रहा है। अच्छा जानकारी नहीं होगी, ऐसे हरकतें करने की तो बन जाएंगे, क्यों बनेंगे, तुम भी नहीं बन रहे हो। ये भी सही है। तब तक आप उसको हम खेलेंगे जब तक हम दिमाग में ना क्योंकि वो बच्चे जो आप दूसरा वीडियो अपलोड करोगे ना, हाँ तो वो ये बोलेंगे ये तो गड़बड़ है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अरे ये बायोलॉजी तो बेटा ये पढ़ना ही पड़ता है। चलो देखो, तो मैंने क्या बोला, जो सबसे मेन चीज़ अपनी सबसे मेन चीज़ क्या है, ये है ना एंडो क्षार इन्हीं के अंदर क्या है, सारी की सारी जानकारी भरी हुई है। अच्छा अब देखो, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, जैसे इनकी भी रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है। देखो मेन चीज़ क्या अपनी ये है, क्योंकि एंडो क्षार के अंदर क्या भरी हुई है, सारी की सारी जानकारी। अच्छा इनको सहारा देने वाला कौन है, इनको ये तो सहारा देने वाला है, इनकी रीढ़ की हड्डी कौन है, यही है। मतलब इनकी रीढ़ की हड्डी कौन बना रहा है, एक तो पेंटो शकरा बना रहा है और फॉस्फेट समूह बना रहा है, समझ गए। तो इनकी रीढ़ की हड्डी कौन बना रहा है, पेंटो शकरा और फॉस्फेट समूह बना रहा है, ठीक है, फॉस्फेट समूह बना रहा है। कंफ्यूजन इसके अंदर कोई, बस। अच्छा चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे इसमें पूछ रहे हैं डीएनए है, डीएनए की जो रज्जुक होती है उसमें कितनी रज्जुक होती है, दो रज्जुक होती है। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि अगर डीएनए की मैंने एक रज्जुक ले ली तो उसको मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकता हूँ, और दो को भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो अच्छा मुझे आप ये बताओ कि ये जो हमारा डीएनए है, डीएनए कुंडलित हो रहा है, किस हाथ की तरफ कुंडलित हो रहा है, सीधे या सीधे हाथ की तरफ। इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्ती, ठीक है, दक्षिणावर्ती बोलते हैं। चलो अब देखो एक चीज़ है, अब यहाँ पे एक चीज़ है, एक हमारा क्या है, एक हमारा वो है लॉ है, लॉ एक नियम है हमारा, नियम का नाम क्या है, एरविन चारगाफ का नियम, एरविन चारगाफ का नियम। अब ये नियम होता कहता क्या है, नियम ये कहता है कि अगर डीएनए की एक रज्जुक में एक ए प्रेजेंट है तो उसकी सामने वाली रज्जुक में भी क्या प्रेजेंट होगा, एक टी प्रेजेंट होगा,
समझ रहे हो? जैसे कि एक रज्जुक में हूँ और एक रज्जुक में हूँ, तो अगर मेरे सामने मेरी रज्जुक में एक टी मौजूद है तो तुम्हारे सामने क्या हुआ? ए मौजूद होगा। ए। समझ गए? समझ आया कि नहीं समझ आया? जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, ये समझ आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? वो ये बोल रहा है कि अगर डीएनए की एक रज्जुक में टी मौजूद है तो सामने क्या मौजूद होगा? एक ए मौजूद होगा। समझ गए? या फिर अगर डीएनए की रज्जुक में एक ए मौजूद है तो सामने क्या होगा? टी मौजूद होगा। ये क्या है? एक अरविंद का 4 का रूल है, उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है, सर हम कुछ नियम बना सकते हैं ना? आप बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? वो जो बाहर वाली लड़की है ना, विदेश वाली लड़की, उनकी आप यही बताते हैं, कुछ अलग करो, कुछ तरीका आपने नहीं अलग तरीके से सर करना। मैं राइटर बनने को, हाँ राइटर हाँ, वो तो मेरे अंदर ही बहुत कहानियाँ हैं। हाँ बनता अपने मैं एक एक चीज़ याद रखता हूँ अपनी। चलो चलो अभी यहाँ पे देखो, अभी याद करो जल्दी। ये अच्छा याद नहीं मुझे आप ही रहती। बताओ, एल्किन का 4 का फ्लूड क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर हमारे डीएनए की एक रज्जुक में जी मौजूद है तो सामने क्या मौजूद होगा? सी मौजूद होगा। समझ रहे हो ना? सी मौजूद होगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे रूप में लिख सकता हूँ कि अगर डीएनए की, यहाँ पे देख लो बेटा, मत देखो लड़की को, एक नहीं देखो। वो सर बना रहे हैं, वो लड़की कागज से कुछ बनाने में लगी है, उसको देख रहा कौन हूँ। सी? ये नीली वाली? अरे अरे वो वैसी हो, बोलता था पढ़ाई में से नहीं है। अच्छा मुझे अभी बताओ, हाँ वो वैसी है, वो वैसी टाइम पास में जाती है वो। चलिए यहाँ पे देखो, अगर डीएनए की एक रज्जुक में ए मौजूद है तो उसके सामने क्या होगा? टी। और अगर डीएनए की रज्जुक में एक जी मौजूद है तो सामने क्या होगा? सी हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस जी इक्वल्स टू सी टी प्लस सी। हाँ लिख सकता हूँ ना ऐसे? बिल्कुल। ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि अगर हमारे ए प्लस जी एक है तो सामने जो टी प्लस सी भी कितने होंगे? एक ही होगा ना, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी। अब दोनों बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे कितने थे? मैंने यहाँ पे मान लिया, अरे ये हो गया, यहाँ पे मैंने मान लिया 2 थे, ये 2 थे, यहाँ पे भी 2 थे, क्योंकि बराबर ही होते हैं। हाँ। 2 से 2 काटेंगे तो कितना आएगा? एक। एक आएगा। समझ गए? इनका अनुपात बोलते हैं, इसको अनुपात, हाँ। अनुपात बोलते हैं। इसका अनुपात कितना आएगा? एक आएगा, एक। ये कंफ्यूजन इसके अंदर, कंफ्यूजन है? पूरे कंफ्यूजन बैठ रहा है। वो सर तेरी कसम मूवी में पहुंचे हुए अरे यार बेटा ऐसा मत करो बेटा यार। अरे सर मेरे माइंड में अरे कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो वो रिकॉर्ड ले लेना, ठीक है? रिकॉर्ड तो चल ही रहा है अपना। चलो, तो यहाँ पे इसमें कोई मेरा कंफ्यूजन है? दिमाग सही है। समझ गए? जाता अच्छा है तो एकदम ही जाता है। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि जैसे हमारे प्यूरिन थे, प्यूरिन, अरे प्यूरिन, तो प्यूरिन के अंदर कौन आ रहा था? एडेनिन, अरे यहाँ पे आ भाई, एक एडेनिन आ रहा था और एक गुआनिन आ रहा था, प्यूरिन में आ रहा था। और ये जो हमारे पिरिमिडिन था उसमें क्या आ रहा था? एक साइटोसिन आ रहा था और एक थायमिन आ रहा था। यूरासिल ले रहे, क्यों ले रहे? क्योंकि वो आरएनए में होता है। आरएनए में होता है। अच्छा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जितने ये मौजूद होंगे सामने, जितने एक रज्जुक में ये मौजूद होंगे उतने ये मौजूद होंगे। मतलब प्यूरिन इक्वल्स टू पायरिमिडिन, प्यूरिन इक्वल्स टू पायरिमिडिन। समझ रहे हो ना? बस ये खेल है इसका। अब इससे आगे मत कराओ। अरे बस हो गया, अरे करा जा 7 मिनट और बच- चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो डीएनए है, डीएनए को मैं क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल। अम्ल। मैंने स्टार्टिंग में बताया था डीएनए को न्यूक्लिक अम्ल क्यों बोलते हैं। यहाँ पे अम्लीय शब्द क्यों आ रहा है? अम्लीय शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका जो फॉस्फेट है वो हाइड्रोजन को अलग कर देता है। हाँ देता है, तो दान में दे देता है। ऐसे करके अम्लीय शब्द आता है। अच्छा, न्यूक्लिक शब्द क्यों आ रहा है? न्यूक्लिक उसके अंदर वो होते हैं ना, वो न्यूक्लिक किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अंदर पाया जाता है। अंदर पाया जाता है। कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। चलो अब दोबारा से इसका स्टडी से डिवीजन हाँ, 4-6 मिनट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से आप, अच्छा तो हमने जो है डीएनए की खोज कर ली थी, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, डीएनए की संरचना कुछ ऐसी दिखती है अपनी। यस सर। अच्छा, जो डीएनए है, डीएनए के अंदर कितने धागे होते हैं? 2 धागे होते हैं, और एक धागे को मैंने यहाँ पे बना दिया। अब देखो, हर कोई ना कोई संरचना किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी होती है। ऐसी जो हमारा डीएनए है वो भी किसी चीज से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करके कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए और क्या बना दिया? डीएनए का एक रज्जु बना दिया। अच्छा, इस डीएनए की एक रज्जु है, धागा है, इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड कई है? सारे। कई सारे। और कई सारे के लिए शब्द कौन सा यूज होता है? पॉली। और इसमें क्या मौजूद है? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे क्या शब्द आ जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चलो अब देखो, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो भी 3 चीज से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? पेंटोशर्करा, दूसरा नाइट्रोजन क्षार, और तीसरा जो है फॉस्फेट समूह। देखो पहली क्या है हमारी? पेंटोशर्करा। इसको पेंटोशर्करा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन है? 5 कार्बन मौजूद, 5 कार्बन मौजूद, इसको पेंटोशर्करा बोल रहे हैं। अच्छा, जो हमारा दूसरा कार्बन होता है, वो राखी आ रही थी, इतना ट्रैफिक लगा है, 5:30 बजे से उधर ही है। अब तो आएगी वो साथ। अच्छा वो
फिजिक्स है ना, फिजिक्स। अभी वो ट्रैफिक में ही है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेचारी बेचारे 2 बच्चों की शर्ट को हेलो हेलो, जहाँ पे जा रहा है वही जा रहा है, लाइव क्लास चल रहा है यहाँ पे। समझो जरा, आपको वो हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, एक्सपोज हो जाओगे मैडम आप। ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी आप यूट्यूब पे। ये मैम आपसे ऐसे क्यों करती हैं? क्या ऐसे क्यों करती हैं मैं आप? सीरियसली नहीं लेता किसी को, मैं किसी को सीरियसली मतलब ऐसे मतलब वो कैसे? कैसे रिएक्ट करती हैं मतलब आपसे? मैं तो कैसे मतलब भाई तुम हल्के में लेती है क्या? नहीं यार कुछ समझ में नहीं आता, या तो भैया बहन की तरह रिएक्ट करे या फिर वो कैसे तुमको कैसे लगता है? अरे हमें कुछ लगाती ना यार, कैसे का रिएक्ट करती है? अच्छा, यही समझ नहीं आता समझ नहीं आता कि वो रिश्ता क्या है। रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता तो भाई बहन तक का नहीं कहलाता, नहीं कहलाता। भाई बहन का नहीं कहलाता। तो अरे भाई, अब तो घिना आती है। अरे एक्चुअली क्या, मुझे यहाँ पे जितना भी स्टाफ मौजूद है ना, सभी को लेकर घिना आता है बहुत ज़्यादा। पता है ऐसा क्यों मेरे साथ, जिसके साथ मैं रहता हूँ ना, बच्चों को छोड़ करके जिसके साथ मैं रहता हूँ ना स्टाफ में, तो पता नहीं मुझे क्यों आती है, मुझे घर की मैडम है ना, उनको देख कर भी घिना आती है। सच में, किसी मैडम को देखूँ, ललिता मैडम को देखूँ, उनको देख कर घिना आती है। सर को देख लो, उनको देख कर घिना आती है। पता नहीं क्या दिक्कत है मुझे। हम लोगों एक स्टूडेंट बताए ना, स्टूडेंट को देख के नहीं आती है। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है, क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि उनका नेचर पता चल गया है, हाँ कैसा क्या है उनका व्यवहार कैसा है, उससे आती होगी शायद, ऐसा हो सकता है। चलो देखो, हर चीज नेचर के ऊपर होती है। हाँ देखो, तो जो हमारे न्यूक्लियोटाइड है 3 से मिलकर बना है। पहला क्या था हमारा, पेंटोस शकरा। अच्छा, ये जो पेंटोस शकरा है उसके दूसरे कार्बन पे हमारा जो है वो हटा देते हैं, वो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसीलिए हम डीएनए को क्या बोलते हैं, डीऑक्सी बोलते हैं, डीऑक्सी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या हमारी, N2 क्षार। इसको N2 क्षार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर क्या मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है हमारे, फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह है ना। तो ये 3 चीज़ें मिलकर बनाती है हमारा पूरा न्यूक्लियोटाइड बनाती है, न्यूक्लियोटाइड बनाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमारा ये जो N2 क्षार है ये किससे जुड़ा हुआ है, पेंटोस शकरा से। तो कोई ना कोई बंध तो मौजूद होगा। हाँ। इनके बीच में कौन सा बंध होता है, एन ग्लाइकोसाइडिक। एन ग्लाइकोसाइडिक, एन मतलब क्या है ये बता रहा है, N2 क्षार बता रहा है, ग्लाइको मतलब क्या बता रहा है, शकरा बता रहा है ना। और बंध तो है ही, तो ऐसे करके एन ग्लाइकोसाइडिक पड़ गया। अच्छा, ये जो हमारा फॉस्फेट समूह है और इसके बीच में भी बंध है, कौन सा बंध है, फॉस्फोईस्टर बंध, फॉस्फोईस्टर बंध मौजूद है। चलो यहाँ पे हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, ये हमारा फॉस्फेट समूह है, पेंटोस शकरा है और N2 क्षार है, मिलकर क्या बना रहे थे, न्यूक्लियोटाइड। अगर मैंने क्या कर दिया, इनमें से क्या हटा दिया, जो फॉस्फेट समूह हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। यार यहाँ पे देखो बेटा, कोशिश करो उनको दिमाग लगाने का, समझ रहा हूँ तुम्हारा दिमाग जा रहा है वहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो N2 क्षार है कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन से। और ये जो हमारा फॉस्फेट समूह है कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे चलो चलते हैं। अच्छा, ये जो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ। अच्छा, ये डीएनए के नाम में डीऑक्सी शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें क्या निकाल दिया था, ऑक्सीजन निकाल दिया था। इसमें राइबो शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि पेंटोस शकरा का एक और नाम है राइबो शकरा। ठीक है। अच्छा, इसमें न्यूक्लिक शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से निकाला गया है। और एसिड शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि फॉस्फेट समूह एच देता है। ठीक है, एच देता है। ठीक है। जो राइबो है, राइबो के अंदर डीऑक्सी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर न्यूक्लियन क्यों आ रहा है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से निकाला गया है। और यहाँ पे जो एसिड शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अम्ल है ना। फॉस्फेट समूह मौजूद है, वो भी अम्ल की तरह काम करता है। चलो, अच्छा मुझे आप ये बताओ कि हमने बोला कि कई सारे, एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं, पूरी की पूरी रज्जु बना लेते हैं, धागा बना लेते हैं। तो होता कैसे है, तो इनके बीच में बनते हैं बंध। कौन सा बंध बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर, यहाँ पे एक फॉस्फोईस्टर बंध बन रहा है, यहाँ पे एक फॉस्फोईस्टर बंध बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है फॉस्फेट का जो ऑक्सीजन है कौन से कार्बन से बंध बना रहा है, 3रे कार्बन से। और यहाँ पे जो फॉस्फेट है उसका जो ऑक्सीजन है कौन से कार्बन से बंध बना रहा है, 5वें कार्बन से, है ना। देखो, एक फॉस्फोईस्टर बंध ये बन रहा है, एक फॉस्फोईस्टर बंध ये बन रहा है। कितने फॉस्फोईस्टर बंध हो गए, 2। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बंध बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बंध बोलते हैं। ठीक है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बनने के जरिए क्या हो जाता है, हमारे सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं और जुड़ जुड़ क्या बना देते हैं, पूरी की पूरी एक रज्जु बना देते हैं, रज्जु। अच्छा, ये जो बंध है किसके पीछे बन रहा है, 3रे कार्बन और 5वें कार्बन। ये 3रा कार्बन, 1 2 3, ये 3रा कार्बन। और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5वें कार्बन। तो 5वें कार्बन के बीच और 3रे कार्बन के बीच में बंध बन रहा है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे। ठीक है। चलो, ये हो गया अपना। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं N2 क्षार के बारे में। जो हमारी N2 क्षार है कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक कौन सी है, प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। अच्छा, ये जो प्यूरिन है, प्यूरिन के अंदर कितने N2 क्षार आते हैं, 2। एक एडेनिन और एक ग्वानिन। और ये जो पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन में कितने क्षार आते हैं,
तीन आते तीन हैं, आते हैं। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। यूरेसिल। अच्छा, ये जो यूरासिल है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए डीएनए को कैसा बना देता है, अस्थिर बना देता अस्थिर बना है। देता इसलिए डीएनए में ये मौजूद होगा नहीं होगा। तो डीएनए में नहीं होता, सॉरी डीएनए में नहीं होता, आरएनए में ये भाई। मौजूद होता है, डीएनए में। अच्छा, ये जो थायमिन है, थायमिन कैसा होता है, बहुत स्थिर होता है, हाँ। इसलिए किसके अंदर मौजूद होता है, डीएनए के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम भी है इसका, जो हमारा डीएनए है, डीएनए का नाम क्या है, 5-मेथाइल यूरासिल, 5-मेथाइल यूरासिल इसका नाम है। यूरेसिल। अच्छा करना। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि जो हमारे अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन क्षार थे, 1 2 3 तीन, 4, चार। ये एडेनिन किससे जो है बंध बनाता है, इससे, और ये थायमिन गार्निन किससे से। बनाता है, इससे। ये कितने हाइड्रोजन बंध बनाता है, 2, और ये तीन। 3 बनाता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बना दिए, न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि तुम ये ना सोचो कि जो हमारे N2 क्षार हैं हमेशा एक ही प्रकार के रहेंगे, ऐसा नहीं होता। हर न्यूक्लियोटाइड में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, N2 क्षार। जैसे इसमें कौन सा मौजूद है, एडेनिन, यहाँ पे कौन सा मौजूद है, थायमिन, यहाँ पे कौन सा मौजूद है, साइटोसिन, यहाँ पे कौन सा मौजूद है, ग्वानिन मौजूद है। कंफ्यूजन इसमें? चलो, अरे यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने डीएनए का रज्जु बना दिया है। यस सर। अब तुमको ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे यूरासिल, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक न्यूक्लियोटाइड में अलग अलग N2 क्षार होता है, N2 क्षार होते हैं। N2 क्षार होते हैं। ठीक है, अब देखो हमने स्टार्टिंग में शुरुआत में एक चीज़ बोली थी कि जो हमारा डीएनए होता है, देखो हमने शुरुआत में एक चीज़ बोली थी कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा पेंटो चक्रा होता है, अरे देख लो please। हाँ, पेंटो चक्रा पेंटो होता है। चक्रा होता है, हाँ। प्लस हमारा जो है पेंटो चक्रा हो गया, और जो हमारा N2 क्षार हो गए। N2 क्षार हो गया। और अगर हमने फोस्फेट को नहीं जोड़ा तो क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। है ना। जब हम न्यूक्लियोटाइड में से क्या निकालते हैं, फोस्फेट सब फॉस्फेट समूह निकालते तो क्या होता है हमारा, न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। न्यूक्लियोसाइड होता है। अब देखो न्यूक्लियोसाइड को हम डीएनए के रूप में लिखेंगे और आरएनए के रूप में रखेंगे। अच्छा, तो देखो यहाँ पे मैंने पेंटो चक्रा लिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो पेंटो, देखो फिर तुम बोलते हो समझ नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम डीएनए के इसमें लिख रहे हैं जो न्यूक्लियोसाइड का नाम। अच्छा, ये जो पेंटो चक्रा है, पेंटो चक्रा में जो है दूसरे कार्बन पे जो है ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन शब्द आएगा, डीऑक्सी शब्द आएगा। डीऑक्सी शब्द। और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, कौन सा क्षार जोड़ दिया है, एडेनिन क्षार जोड़ दिया है। एडेनिन। जिसको नाम क्या पड़ेगा, डीऑक्सी एडेनिन। एडेनोसिन, डीऑक्सी एडेनोसिन। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोबारा पेंटो चक्रा लिया। इस पेंटो चक्रा में OH होगा, वो होगा क्या, नहीं होगा, है ना, क्योंकि डीएनए की बात कर रहे हैं। और साथ में मैंने कौन सा क्षार जोड़ दिया है, ग्वानिन जोड़ दिया है। ग्वानिन। तो यहाँ पे डीऑक्सी शब्द तो आएगा क्योंकि हाँ। ऑक्सीजन नहीं होगा। और कौन सा शब्द है, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन आएगा। ठीक है, यार, थर्ड केस है ग्वानोसिन, ना ही जाए। ग्वानोसिन, गुआनोसिन, ना है, ना है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये लगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने पेंटो चक्रा लिया है, पेंटो चक्रा। अच्छा, ये जो पेंटो चक्रा मौजूद है उसके अंदर दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन होगा, नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कौन शब्द आ जाएगा, डीऑक्सी शब्द आएगा। और यहाँ पे साथ में कौन सा N2 क्षार जोड़ दिया, साइटोसिन जोड़ दिया। अब इसका जो नाम करेंगे तो क्या आएगा, डीऑक्सी साइटोसिन। साइटोसिन आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने दोबारा क्या लिया, पेंटो चक्रा। अब ये जो पेंटो चक्रा है उसमें हमने क्या जोड़ दिया, थायमिन जोड़ दिया। यहाँ पे क्या जाएगा, डीऑक्सी थायमिन आ जाएगा। समझ कंफ्यूजन इसके अंदर। चलो, अब देखो हम आरएनए केस में लिख रहे हैं। अच्छा, आरएनए के केस के अंदर मुझे बताना, आरएनए केस के अंदर हम ऑक्सीजन को हटाते हैं क्या, नहीं हटाते। तो यहाँ पे डीऑक्सी शब्द लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेंटो चक्रा ली, उसमें क्या जोड़ा, एडेनिन जोड़ा, एडेनिन। तो क्या बना, एडेनोसिन बना। एडेनोसिन। यहाँ पे हमने पेंटो चक्रा ली और क्या जोड़ा, जी। ग्वानिन जोड़ा, ग्वानिन। क्या बना, ग्वानोसिन बना। ग्वानोसिन। अच्छा, यहाँ पे पेंटो चक्रा ली और क्या जोड़ा बना, साइटोसिन जोड़ा, तो साइटोसिन बना। साइटोसिन। और जो हमने पेंटो चक्रा ली और क्या जोड़ा बना, यूरिडिन जोड़ा। अच्छा, यहाँ पे यूरिडिन क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि आरएनए के इसमें यूरासिल होता है ना, तो यूरिडिन अपना बन गया। इसमें कंफ्यूजन ना। डीऑक्सी शब्द क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है ना, ऑक्सीजन मौजूद होता है। होता है। चलो, अब देखो ये जो हमारा डीएनए का मैंने एक रज्जु बना दिया, डीएनए का रज्जु बना दिया। अच्छा, ये जो डीएनए के रज्जु मौजूद है इसमें ये क्या बने हुए हैं, ये क्या बता रहे हैं, N2 क्षार। N2 क्षार। ये अलग प्रकार के N2 क्षार, ये अलग प्रकार के N2 क्षार, ये अलग प्रकार के N2 क्षार। चलिए, अब देखो इनके बीच में ऐसी संरचना बनती कैसे, अभी तो ये अलग अलग हैं, हाँ। ये अलग रज्जु है, ये अलग रज्जु है। अब ये दोनों मिलकर के ऐसी संरचना कैसे बनाएंगे वो थोड़ा देखो। जैसे देखो मैंने तुमको स्टार्टिंग में क्या बनाया था कि जो हमारे N2 क्षार है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। जो एडेनिन होता है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जो एडेनिन होता है किससे बनाता है, T से, और जो ग्वानिन होता है किससे बनाता है, C से बनाता है। अच्छा, अब देखो मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे जो हमारी क्या है, एक रज्जुक है, उसको मैंने नंबर दे दिया 5 से 3, 5 से 3 नंबर दे दिया। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि सामने क्या है हमारा, थायमिन आए, या अगर मैं चाहता हूँ कि जो ग्वानिन है उसके सामने साइटोसिन आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको उल्टा लेना पड़ेगा, है ना, उल्टा। मतलब अगर ये 5 से 3 है तो यहाँ पे कौन सा लेना चाहिए, 3 से 5। तो
तो 3 से 5 लिया, जैसे ही मैंने 3 से 5 लिया, इसके सामने क्या आ गया, एडिन के सामने थाइमिन आ गया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। हाँ। इसके सामने ये आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, इसके सामने ये आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, है ना। तो ऐसे करके जो हमारा डीएनए है, डीएनए की संरचना कैसी बन गई, डीएनए की संरचना हमारी ऐसे बन गई, कुंडली युक्त बन गई, समझ गए, कुंडली युक्त बन गई। अच्छा, जो हमारा डीएनए है, डीएनए की संरचना कैसी, कुंडली युक्त है, कि मतलब ऐसा सीधा है, घुमा हुआ है, घुमा हुआ है। घुमा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो घूम रहा है, कुंडली ले रहा है, कौन से हाथ पे ले रहा है, सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे, सीधे आपसे सीधे हाथ पे ले रहा है। अच्छा, मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारी सारी की सारी जानकारी है वो किसके अंदर मौजूद होती है, सारी की सारी जानकारी, जो भी जीव है उसकी जानकारी किसके अंदर होती है, क्षार के अंदर, क्षार के अंदर। N2 क्षार के अंदर, ठीक है। मतलब मेन संरचना ये मौजूद है, मतलब ये क्या कर रही है, ये सिर्फ इसको क्या दे रही है, सपोर्ट दे रही है, सपोर्ट, है ना। तो इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो कौन है, हमारी शकरा है और एक फोस्फेट। इसमें देख लो, ये शकरा जो है रीढ़ की हड्डी बना रही है और फोस्फेट इसकी रीढ़ की हड्डी बना रही है, कंफ्यूजन इसमें। हाँ, चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे हमारा डीएनए है, डीएनए के अंदर कितनी रज्जुक होती हैं, 2 रज्जुक होती हैं। अच्छा, ये जो 2 रज्जुक है, अगर मैं एक रज्जुक की बात करूँ तो वो पॉलीन्यूक्लियेट हो सकता है, हाँ, हो और सकता 2 रज्जुक की बात करूँ तो वो भी पॉलीन्यूक्लियेट हो सकते हैं, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये जो हमारा रज्जुक था वो किस हाथ पे घूमा था, सीधे सीधे हाथ हाथ पे। पे। इसको हम जो है एनसीईआरटी क्या बोल रहे हैं, बोलेंगे। हाँ, दक्षिणावर्ती बोलेंगे, Right, right, इसको right. शुद्ध भाषा में बोलेंगे। अच्छा, जो हमारा डीएनए है, डीएनए की संरचना जो है एक जो है एक नियम को फॉलो करती है, और नियम का नाम क्या है, एरमेन का चारगाफ नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारा डीएनए है, अगर उसका एक जो रज्जुक है उसमें क्या मौजूद है, ए मौजूद है, तो उसके सामने क्या होगा, टी A। होगा। और अगर हमारा जो डीएनए है, डीएनए का एक जो रज्जुक है उसमें जी मौजूद है, सामने क्या होगा, C। सी मौजूद होगा। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि अगर हमारा डीएनए है, डीएनए की एक रज्जुक में ए मौजूद है, तो सामने क्या होगा, टी होगा, T। और एक में अगर जी मौजूद है क्या होगा, सी होगा। तो इसको मैं ए प्लस जी इक्वल्स टू टी प्लस सी बोल सकता बोल हूँ, सकते सिंपल हो। सी चीज़ है, ठीक है। अब देखो, मैंने तुमको बोला था कि जो हमारे ए प्लस जी, इनका समान नंबर रहता है, इसका भी समान नंबर रहता है, तो मैंने इसको यहाँ लिखा, यहाँ लिखा। अब इनका रहता है समान नंबर, तो मैंने लिख दिया 2 2। अगर मैं इनको काटूंगा तो इनका अनुपात कितना आएगा, 1 अनुपात आएगा, ठीक है, 1 अनुपात आएगा, बस हो गया। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें नोट आ रहा है कि जो डीएनए है, डीएनए जो न्यूक्लिक अम्ल क्यों होते हैं वो बता दिया तुम लोगों ने, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, चलो ठीक है, है ना। भाई तो बंद कर दियो।